हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। मैं 9.1 एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आपको ये समझ आ गए तो आपको बाकी क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो, क्वेश्चन है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 1.5 मीटर लंबा बच्चा है, मान लेते हैं ये बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर्स, और वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। तो एक बिल्डिंग बना देते हैं यहाँ पे विच इज़ 30 मीटर्स हाई। बिल्डिंग की लेंथ हो गई 30 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसकी आँखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये यहाँ पे वॉक कर रहा है बिल्डिंग के तरफ, ये डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। तो जैसे ही वॉक करता है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक पॉइंट पे जब वो आता है तो पता चलता है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये पहले 30 डिग्रीज था। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पहले 30 था, 30 से जैसे वो आगे आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमेशा इंक्रीज करेगा। जितना आप दूर जाओगे, ऑब्जेक्ट को दूर रखोगे, उतना एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा, कम होगा। और जितना हम इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, अगर ये बंदा और यहाँ चला जाए, यहाँ से देखिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको निकालना है ये डिस्टेंस जो उसने बिल्डिंग की तरफ चलने में कवर किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको एक्स फाइंड आउट करना है, ये पार्ट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ये है, ये वाला, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये है। और हमें क्या निकालना है, ना तो हमें ये परपेंडिकुलर पता है, नहीं हमें ये परपेंडिकुलर पता है। देखो, पूरी हाइट जो है वो 30 मीटर्स हमें पता है, राइट। और मुझे इस बॉय की हाइट पता है 1.5 मीटर। तो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये कितना होगा, 30 में से 1.5 आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर्स। तो ये जो पार्ट है ये हुआ आपका 28.5 मीटर्स। अब मुझे नीचे वाले पार्ट का कोई काम नहीं है, मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसमें मुझे परपेंडिकुलर गिवन है 28.5, बेस मुझे निकालना है, एंगल दिया है 60 डिग्री। तो पहले यही बेस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 60 डिग्री और ये परपेंडिकुलर, बेस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, परपेंडिकुलर एंड बेस टैन में आ रहा है। तो टैन 60 का फॉर्मूला लगा देते हैं, टैन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब टैन 60 की वैल्यू क्या होती है, टैन 60 होता है आपका √3। परपेंडिकुलर कितना दिया है 28.5 और बेस हमें निकालना है। तो बेस की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर भेजो, बेस √3 इक्वल्स टू 28.5, बेस इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ से आपके पास इस पार्ट की वैल्यू आ गई, इसको मैं बेस बोल रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से क्या करेंगे, हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 30 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस, अब ये जो पार्ट है इसको हम मान लो बेस मान रहे हैं, तो ये जो पार्ट है इसको हम एक्स माना है। तो ये जो पूरा हो जाएगा इस बड़े ट्राइंगल का पूरा बेस ये b प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, इस पूरे पार्ट को मेंशन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी b प्लस एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूरे ट्राइंगल का, ये दोनों को प्लस करके ये पूरे ट्राइंगल का बेस है, राइट। तो अब इस ट्राइंगल में हम टैन 30 डिग्रीज लगाएंगे। टैन 30 क्या होता है, 1/√3। टैन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस कितना है, तो b प्लस एक्स, ये पूरा बेस है, b प्लस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से अगेन आप किसकी वैल्यू निकालोगे, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, सॉरी b प्लस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसको उधर भेजेंगे। b प्लस एक्स इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3। तो b प्लस एक्स आपके पास आ गया 28.5 √3। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू आपकी आ गई थी,
b की वैल्यू को इसमें पुट करो तो 28.5 अपॉन रूट 3 प्लस x इक्वल्स टू 28.5 रूट 3। बहुत ही आसान है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं पे छोड़ो, इस पार्ट को आप उधर भेजेंगे तो x इक्वल्स टू 28.5 रूट 3, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 28.5 रूट 3। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक और ये चीज़ कर सकती हूँ कि मैं इन दोनों का इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाया, इनका एलसीएम लिया और सॉल्व किया, बट मुझे दिख रहा है कि पॉइंट मुझे बहुत जो है कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और आपका कॉमन सेंस कह लो या मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं आपके वो कह लो। तो आपको ये देखना है सॉल्व करते टाइम कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को या किसी सम को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे इसका एलसीएम लेना आसान नहीं लग रहा है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मुझे लग रहा है, मैंने क्या ध्यान दिया कि 28.5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 28.5 को कॉमन ले लेती हूँ, यानी बाहर निकाल लेती हूँ, इसमें से भी बाहर और इसमें से भी बाहर। तो 28.5 बाहर चला गया तो अंदर बचेगा रूट 3 अपॉन 1 माइनस, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन रूट 3। आई होप ये समझ में आया होगा ये मैंने क्यों किया है, जिससे मुझे मेरी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। तो 28.5 बाहर है, अंदर वाला सॉल्व करेंगे, रूट 3 एलसीएम। अब देखो ध्यान से एलसीएम कैसे लेते हैं, 1 की टेबल में रूट 3 कब आता है, रूट 3 पर ही आता है। 1 इंटू रूट 3 इज़ रूट 3, तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ गया 3। रूट 3 की टेबल में रूट 3 कब आता है, 1 पे आता है, तो 1 इंटू 1 इज़ 1। x इक्वल्स टू 28.5, 3 माइनस 1 इज़ 2 अपॉन रूट 3। x इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 करेंगे 57 अपॉन रूट 3। अब डिनोमिनेटर में रूट है, इसको पहले हटाना है रैशनलाइज करके, तो x इक्वल्स टू 57 अपॉन रूट 3। क्या करेंगे, ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 57 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इज़ 3, तो 3 और 57 जाता है 19 से, 19 रूट 3 इज़ योर आंसर। ये क्या था, ये x की वैल्यू आई है बच्चों, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 19 रूट 3 आई है, तो ये मीटर्स में हम लिखेंगे यूनिट, और 19 रूट 3 x क्या था, ये आपका जो डिस्टेंस उस बच्चे ने ट्रैवल किया था टुवर्ड्स दी बिल्डिंग। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।